नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी उठापटक शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नामांकन भर दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में पारा हाई है। अब सबके जहन में सवाल यह उठ रहा है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी उबाल आ गया है। अब सीएम नीतीश कुमार का एक ऐसा फैसला जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा कैंडिडेट के लिए नामांकन दाखिल किया। सीएम के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने भी नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनका ये कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया है। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। नामांकन से पहले नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद में भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। बिहार की नई सरकार को मेरा सपोर्ट रहेगा। नीतीश जब राज्यसभा चले जाएंगे तो अब सबके मन में बड़ा सवाल है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। बीजेपी अब किसको बिहार की सत्ता सौंपेगी, अब ये सवाल सबके जहन में है। हालांकि बेगूसराय, नालंदा समेत कई जिलों में नीतीश के राज्यसभा जाने का विरोध भी हुआ। कार्यकर्ताओं ने जेडीयू ऑफिस में तोड़फोड़ की। नीतीश के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा और कहा कि बिहार में महाराष्ट्र मॉडल बीजेपी ने लागू किया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को इतना टॉर्चर किया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। फिलहाल सभी की जुबान पर एक ही सवाल है कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सोशल मीडिया गैंगस्टर्स की धमकी और दुश्मनी का एक और खतरनाक चैप्टर। इन दिनों एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑडियो क्लिप में बोलने वाला शख्स खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य रणदीप मलिक बता रहा है। गौर किया जाए तो वायरल हो रहे इस ऑडियो क्लिप में पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी और गैंगस्टर रोहित गोदारा को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, रोहित गोदारा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि इंडिया डेली सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस ऑडियो क्लिप की जांच में जुट गई हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में एक ऑडियो क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आवाज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रणदीप मलिक की है और इस आवाज में साफ सुनाई दे रही धमकी, खुली चेतावनी और गैंगस्टरों की दुश्मनी की गूंज। लेकिन यहाँ हम ये साफ कर देते हैं कि इंडिया डेली सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। जय भोलेनाथ की, राम राम भाई सारे भाइया ने।
मैं रणदीप मलिक, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। जो ये पहले न्यूट्रिशन पे गोली चल रही है, मैंने चलवाई है भाई। इबे तो कुछ भी नहीं, टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो वो हाल करूंगा, दुनिया देखेगी हमने। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में बोलने वाला शख्स पाकिस्तान में बैठे डॉन शहजाद भट्टी को सीधे सीधे चुनौती देता सुनाई दे रहा है। ऑडियो में कहा जा रहा है कि अगर शहजाद भट्टी और गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अपनी हरकतें बंद नहीं करी तो उन्हें इसका गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा। इन देश के गद्दार रेपिस्ट रोहित गोदारा तो फिरौती दी, इस करके मैंने गोली चलवाई भाई। और जो भी देश के खिलाफ गद्दारी कराएगा वो मारा जाओगा। कोई कितना बड़ा बादशाह मानता हो अपने आप ने, हम नहीं मानते। ना मैंने पहला बदमाश मानू था, ना आज बदमाश मानता। और सुन कान खोल के, शहजाद भट्टी, फारूक खोकर के नाई तू क्या भूखता रहता है? तने जल्दी मरवाऊंगा मैं पाकिस्तान में। इतना ही नहीं, वायरल हो रहे इस ऑडियो क्लिप में रोहित गोदारा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। कथित तौर पर गैंग के अंदर चल रहे विवाद और आपसी दुश्मनी का भी जिक्र इस ऑडियो में सुनाई देता है, जिससे साफ है कि गैंगस्टर नेटवर्क के भीतर तनाव लगातार बढ़ रहा है। अरे भाई, जो भी देश के खिलाफ जाओगा वो मारा जाओगा, ध्यान तक कान खोल कर सुन लियो। जो भी गरीबा के खून चुस्से ये बिल्डर हो चाहे कोई नशे का कारोबारी हो, सबका नंबर आओगा 1 by 1। दरअसल पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों के नाम से धमकी भरे वीडियो, पोस्ट और ऑडियो लगातार वायरल हो रही हैं, जो कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रही हैं। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या इस वायरल हो रहे ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज वाकई में रणदीप मलिक की है, या फिर सोशल मीडिया पर एक बार फिर डर और दहशत फैलाने के लिए तैयार कोई प्रोपेगेंडा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब इस वायरल ऑडियो की तकनीकी जांच में जुटी हैं। आवाज की फॉरेंसिक जांच से लेकर ऑडियो की सोर्सेस तक हर पहलू को खंगाला जा रहा है, ताकि इस ऑडियो की पुष्टि की जा सके। हालांकि इंडिया डेली सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि कतई नहीं करता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के गैंगस्टर ने ही इस ऑडियो क्लिप को जारी किया है, या फिर सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने का ये नया प्रोपेगेंडा है। फिलहाल जांच एजेंसियों और पुलिस लगातार इस वायरल हो रहे ऑडियो क्लिप की सत्यता की जांच करने में जुटी हुई हैं, और एक बार जब जांच पूरी हो जाएगी तब इस ऑडियो क्लिप की सच्चाई सामने आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ वजदीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। भोपाल में करीब 204 करोड़ की लागत से बने स्वास्थ्य प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद भी आम लोगों के किसी काम नहीं आ पा रहे हैं। राजधानी में कहीं अतिक्रमण हटाना बाकी है तो कहीं एसटीपी, ईटीपी, फायर टैंक और हैंडओवर जैसी प्रक्रियाएं समय पर पूरी नहीं हो पाई। इसका सीधा सीधा असर शहर के अलग अलग कोने में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। उन्हें मजबूरन शहर के गिने चुने बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। राजधानी में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए 5 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इसमें जेपी अस्पताल का 5 मंजिला नया भवन, सुल्तानिया का 300 बेड वाला सिविल अस्पताल, बैरागढ़ का 100 बेड का मॉड्यूलर मैटरनिटी विंग, बैरसिरिया का 50 बेड वाला सिविल अस्पताल और रातीबड़ का 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। इन प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। इमारतें लगभग खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन छोटी छोटी अड़चनें बड़ी देरी की वजह बन रही है। भोपाल के जेपी अस्पताल में 26 करोड़ रुपए की लागत से 5 मंजिला नया भवन तैयार हो रहा है। अब इसकी लागत 6 करोड़ रुपए और बढ़ा दी गई है, यानी ये नया भवन कुल 32 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। इस प्रोजेक्ट की हैंडओवर की तारीख 5वीं बार बढ़ाकर 2026 मई कर दी गई। सुल्तानिया में 300 बेड वाले सिविल अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत 120 करोड़ रुपए है। अभी भवन का काम फिनिशिंग लेवल पर है। अब इसका संभावित उद्घाटन 2026 अगस्त में होगा। बैरागढ़ सिविल अस्पताल में 22 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का मॉड्यूलर मैटरनिटी विंग बनाया गया है। भवन लगभग तैयार है, लेकिन औपचारिक हैंडओवर
सेवाओं की टेस्टिंग और स्टाफ तैनाती के कारण उद्घाटन लटका हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अहम 50 बेड का सिविल अस्पताल 20 करोड़ में बैरसिया में बनाया जा रहा है। सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है और यूटिलिटी कनेक्शन का काम बाकी है। नई संभावित तारीख मई 2026 तय की गई है। रतिबड़ में 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। भवन लगभग तैयार है, लेकिन आवासीय भवन और फायर टैंक की जमीन पर अतिक्रमण के कारण मामला अटका हुआ है। अतिक्रमण हटाने के लिए कलेक्ट्रेट को पत्र लिखा गया, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी। जब तक जमीन खाली नहीं होगी, फायर सेफ्टी कंप्लायंस पूरा नहीं हो सकता और अस्पताल शुरू नहीं हो पा रहा। 35 लाख बच्चियां प्रतिवर्ष स्कूल छोड़ देती क्योंकि स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं। बच्चियां मदरसे पे पढ़ने को मजबूर हो रही क्योंकि सरकार उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रही। अभी आपने देखा किस तरीके से लेडी हॉस्पिटल भोपाल 1250 वाली जेपी हॉस्पिटल की क्या कारण है कि बनने के बाद भी हैंडओवर नहीं हो पा रही? क्या कारण है कि समय सीमा में बिल्डिंग का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है? ये प्रशासनिक कमजोरी है कि नहीं? छिंदवाड़ा के कफ सिरफ कांड और इंदौर के दूषित पानी कांड के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पहले से ही सवालिया निशान खड़ा हो गया। अब सरकार का कहना है कि बेहतर इलाज मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता है। अस्पताल या जितने भी व्यवस्थाएं होती हैं उसको WHO के मानक और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मानकों के हिसाब से करना होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय समय समय पर उनके बारे में गाइडलाइंस देता है। तो इन सभी मानकों पे जब वो अस्पताल पूर्ण हो जाते हैं तब वो मरीजों को वहां पे सारी व्यवस्थाएं मिलने लगती हैं और मरीज को और जनता को सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से मिले और सभी तरह से सुदृढ़ व्यवस्था हो, किसी तरह की कोई शिकायत का मौका किसी को न मिले, इसलिए उनमें समय लग रहा है। तो इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। थोड़ा और इंतजार की बात है। इस वर्ष सारे ही प्रोजेक्ट्स पूरे होने की तरफ हैं। जैसे कुछ अस्पतालों का फरवरी की डेडलाइन थी, वो मई की हो गई है, एक आध महीना आगे बढ़ा है। तो इस साल अगस्त तक इन सभी प्रोजेक्ट के शुरू न होने का असर सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है। बैरसिया, रतिबड़ और बैरागढ़ जैसे इलाकों के लोगों को इलाज के लिए हमीदिया, जेपी और दूसरे बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है। इससे बड़े अस्पतालों में भीड़ बढ़ती है, मरीजों को लंबी लाइंस में इंतजार करना पड़ता है और गंभीर मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। वाराणसी में इस बार होली के दिन शराब की बिक्री ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस बार होली पर 27 करोड़ रुपए की अंग्रेजी और देसी शराब की बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 2 करोड़ रुपए ज्यादा है। वाराणसी में होली के दिन शराब कारोबारियों की चांदी हो गई। हर साल की तरह इस साल भी वाराणसी में शराब का रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। इस साल होली के 3 दिनों के अंदर 27 करोड़ रुपए की देसी और अंग्रेजी शराब की बिक्री हुई। ये आंकड़ा पिछले साल 25 करोड़ रुपए था। इस साल 2 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ। बनारस में शराब के साथ भांग का भी सेवन करते हैं लोग जो है, तो शराब के लिए जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, लगभग टेंटेटिव ही आंकड़े हैं अभी तो लगभग 27 करोड़ रुपए 3 दिन में, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 3 मार्च तक, क्योंकि 4 की हमने बंदी की थी, तो 3 तारीख लगभग 27 करोड़ रुपए की शराब बिकी होगी। देसी और अंग्रेजी? हाँ, इसमें दोनों जोड़ के ही हैं, देसी विदेशी बियर। एक अनुमान की देसी का ज्यादा होगा? लगभग जो है देसी की, चूंकि पीने वाले ज्यादा होते, शहरी इलाकों में अंग्रेजी शराब पीने वाले ज्यादा होते, तो 60% अंग्रेजी की बिक्री बढ़ती है और देहात में देसी पीने वाले ज्यादा होते हैं, तो उसकी लगभग 70% होती है। शराब की बिक्री से सरकार के राजस्व को सीधा इजाफा होता है। इस बार आंकड़ों के मुताबिक शहर में 60% अंग्रेजी शराब की मांग बढ़ी, जबकि ग्रामीण इलाकों में 40% देशी शराब की बिक्री हुई। इस बार राजस्व विभाग को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इस बार की शराब बिक्री ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। आबकारी विभाग को काफी मुनाफा हुआ, जिससे सीधा फायदा सरकार को राजस्व में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।